Hello students, I am Dr. Poonam Sharma on behalf of Suresh Gyan Bihar University. Today I am going to deliver my lecture on information management in file system. Students, जैसे कि हम लास्ट पिछले लेक्चर्स में बात कर चुके हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम रिसोर्स मैनेजर की तरह से वर्क करता है और ये बहुत सारी सर्विसेज हैं जो कि प्रोवाइड कराता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज में जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे सिस्टम के जो रिसोर्सेज हैं जैसे कि मेमोरी है उसको मैनेज करने का काम करता है, उसके मैनेजमेंट का काम करता है। सीपीयू है, प्रोसेसर है, उसको मैनेज करने का काम करता है, शेड्यूलिंग का काम करता है। या जो हमारी डिस्क है उसको मैनेज करने का भी काम करता है। जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं उनको मैनेज करने का काम करता है, जिसे डिवाइस मैनेजमेंट कहते हैं। प्रोसेस मैनेजमेंट हम पढ़ चुके हैं, मेमोरी मैनेजमेंट हमने पढ़ा हुआ है। अब आज जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट की। इंफॉर्मेशन क्या है? इंफॉर्मेशन जो भी कुछ काम हम कर रहे हैं कंप्यूटर के अंदर, उसको वो इंफॉर्मेशन को, उस डेटा को हम अपने कंप्यूटर में स्टोर करते हैं और डिस्क के ऊपर परमानेंटली हम उस डेटा को स्टोर करते हैं। तो डिस्क के ऊपर स्टोर करने के लिए हम लॉजिकली हम क्या मानते हैं कि वो जो जिस प्लेस पर जाके वो डेटा स्टोर हो रहा है, वो इंफॉर्मेशन, वो डेटा हम फाइल्स की फॉर्म में उसको एक नाम देते हैं कि वो लोकेशन तो हम याद नहीं रख सकते कि किस लोकेशन से किस लोकेशन पे जाके वो डेटा स्टोर हुआ। हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि वो इंफॉर्मेशन हमने फाइल की फॉर्म में स्टोर कर दी और उसको एक नाम दे दिया जाता है जिससे कि हम याद रख सकते हैं कि वो इंफॉर्मेशन किस नाम से स्टोर की गई है। तो कंप्यूटर यूजर रिक्वायर फैसिलिटीज टू स्टोर इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ फाइल्स। कंप्यूटर यूजर को ये फैसिलिटी चाहिए होती है कि वो अपने इंफॉर्मेशन को फाइल की फॉर्मेट में स्टोर कर सके। द ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट प्रोवाइड कन्वीनियंट प्रोसीजर्स फॉर स्टोरिंग एंड एक्सेसिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम फाइल्स। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हमें एक इस तरह की प्रोसीजर्स, इस तरह की कन्वीनियंट मेथड्स प्रोवाइड कराता है जिससे कि हम अपनी इंफॉर्मेशन को फाइल्स की फॉर्मेट में स्टोर कर सकें और उन्हें एक जरूरत पड़ने पर एक्सेस कर सकें। इन जनरल, फाइल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू डिस्टिंक्ट पार्ट, अ कलेक्शन ऑफ फाइल एंड डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। ऑपरेटिंग सिस्टम में जो फाइल सिस्टम होता है वो फाइल सिस्टम मेजरली दो पार्ट से मिलकर बना होता है। एक पार्ट होता है हमारा फाइल सिस्टम जिसमें हम कलेक्शन ऑफ फाइल्स रखते हैं, और एक होता है हमारा डायरेक्टरी स्ट्रक्चर जिसमें हम डायरेक्टरीज के बारे में इंफॉर्मेशन रखते हैं। तो हम अपने पूरे फाइल सिस्टम को, जिसमें कि हम फाइल्स की इंफॉर्मेशन रख रहे हैं, उसको फाइल सिस्टम को हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। एक के अंदर हम फाइल्स की बात करेंगे, कलेक्शन ऑफ फाइल्स जहां पर स्टोर की जा रही हैं, और एक हम डायरेक्टरी स्ट्रक्चर की बात करेंगे जहां पर हम डायरेक्टरीज को मेंटेन कर रहे हैं। डायरेक्टरीज क्या होती है? फाइल्स तो हमने पढ़ी। फाइल तो क्या, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ डेटा है जो कि हम स्टोर कर रहे हैं अपनी डिस्क के ऊपर और उसको एक नाम दे रहे हैं जिसको कि हमने नाम दिया है, अलग अलग नाम से सेव कर रहे हैं, जिसको हम फाइल कह रहे हैं। अब डायरेक्टरी क्या है? डायरेक्टरी कैन बी रेफर्ड एज फाइल ऑफ फाइल्स। जो फाइल्स का ग्रुप है, एक ऐसी फाइल जो कि फाइल्स का ग्रुप है, उसको हम क्या कह रहे हैं? डायरेक्टरी कह रहे हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट ऑल्सो प्रोवाइड फैसिलिटी फॉर कंट्रोल्ड शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बाय अ ग्रुप ऑफ ऑथराइज्ड यूजर्स एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनऑथराइज्ड एक्सेस। यूजर को ये भी सिक्योरिटी देनी पड़ती है कि ये जो फाइल्स हैं और ये जो डायरेक्टरीज हैं, इनको ऑथराइज्ड यूजर को ही एक्सेस मिले, ऑथराइज्ड यूजर ही इस इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकें, एक्सेस कर सकें, और जो अनऑथराइज्ड यूजर्स हैं वो इनको एक्सेस न कर सकें। तो सिक्योरिटी से रिलेटेड जो पॉइंट्स हैं वो हम आगे डिस्कस कर चुके हैं। अब पहले हम डिस्कस करते हैं फाइल्स क्या होती हैं और फाइल्स को हम कैसे यूज करेंगे, कैसे फाइल्स, कौन कौन सी तरह की फाइल्स हम क्रिएट कर सकते हैं, फाइल्स को कैसे, क्या क्या ऑपरेशंस फाइल्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ये सब पहले हम फाइल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। फिर हम आ जाएंगे डायरेक्टरी स्ट्रक्चर पर, और डायरेक्टरी स्ट्रक्चर्स को कैसे मेंटेन करते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे।
तो पहले हम फाइल की बात करते हैं। फाइल क्या है? फाइल कैन बी व्यूड एज अ लॉजिकल स्टोरेज यूनिट। फाइल क्या है? फाइल एक ऐसे देख सकते हैं आप फाइल को, फाइल लॉजिकल स्टोरेज यूनिट है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको अपनी जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी डेटा है, प्रोग्राम है, उसको आपको स्टोर करना है सेकेंडरी स्टोरेज पर। प्राइमरी मेमोरी की बात तो हो गई। प्राइमरी मेमोरी में तो हमने क्या किया था, हमारी प्रोसेसेस थी या जो प्रोग्राम थे वो एग्जीक्यूशन के टाइम पर प्राइमरी मेमोरी में आते थे और हम उन्हें एग्जीक्यूट कराने के टाइम पे लेके आते थे प्राइमरी मेमोरी में। लेकिन प्राइमरी मेमोरी तो कैसी होती है? वॉलेटाइल मेमोरी होती है, और जितनी देर तक आप उसमें काम करते हैं डेटा आपका रहता है, उसके बाद में डेटा उसमें से रिमूव हो जाता है। तो उसमें आप परमानेंटली तो स्टोर कर नहीं सकते अपने डेटा को, अपनी इंफॉर्मेशन को। तो अपनी इंफॉर्मेशन को परमानेंटली स्टोर करने के लिए आप कहाँ जाते हैं? हार्ड डिस्क में जाते हैं, सेकेंडरी स्टोरेज पे जाते हैं या किसी पर। तो अपनी जो भी इंफॉर्मेशन है उसे सेकेंडरी स्टोरेज पे जब आप स्टोर करते हैं, तो वहां पर फिजिकली जो मेमोरी है वहां पर तो अलग अलग एड्रेसेस हैं। मेमोरी में जो एड्रेसेस हैं वहां पर जाके आपने अपनी इंफॉर्मेशन स्टोर कर दी। अब जो एड्रेस है उस जगह पर, जो भी एड्रेस है जहां पर आपने स्टोर की वो इंफॉर्मेशन, वो एड्रेस आपको कैसे याद रहेगा? वो एड्रेस बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, वो याद रखना आपके लिए मुश्किल है कि आपने अपनी इंफॉर्मेशन किस एड्रेस पर, किस लोकेशन पे स्टोर की है, फिर दूसरी फाइल बनाई, फिर वो किस एड्रेस पे, किस लोकेशन पे स्टोर की है, तो बड़ा टिपिकल होता है। तो हम क्या करते हैं, हम लॉजिकली उसको एक नाम दे देते हैं कि हमने ये इंफॉर्मेशन इस एड्रेस पे स्टोर की, तो इस एड्रेस को एक नाम दे दिया, लॉजिकल नेम दे दिया, और उसको हमने क्या कहा? फाइल कहा। और these file are mapped to physical storage devices by the operating system। और इनकी मैपिंग कर दी, जो फिजिकल स्टोरेज डिवाइस है उसके एड्रेस के साथ में उस फाइल के नाम की मैपिंग कर दी। और ये काम किसने करवाया हमसे? ये इस काम में हमें हेल्प किसने की? ये काम में हेल्प हमें की ऑपरेटिंग सिस्टम ने। तो फाइल इज अ नेम्ड कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन दैट इज स्टोर्ड ऑन द सेकेंडरी स्टोरेज। यानी फाइल क्या है? फाइल नेम्ड कलेक्शन है ऐसी रिलेटेड इंफॉर्मेशन का जो कि सेकेंडरी स्टोरेज पर स्टोर की गई है। जनरली फाइल्स रिप्रेजेंट बोथ प्रोग्राम्स एज वेल एज डेटा। फाइल के अंदर दोनों चीजें हो सकती हैं, कोई डेटा भी हो सकता है, कोई प्रोग्राम भी हो सकता है। A file is a container for the information, and thus based on the information contained, the file are referred। फाइल जो है, फाइल एक तरह से कंटेनर है इंफॉर्मेशन का, और जिस तरह की इंफॉर्मेशन भी वो कंटेन करती है, जिस तरह की इंफॉर्मेशन भी उसके अंदर होती है, उसी तरह की वो फाइल कही जाती है कि वो किस टाइप की फाइल है, उसी तरह की फाइल से उसे रेफर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एग्जीक्यूटिबल फाइल जो होती है, EXE फाइल जिनको कहते हैं। एग्जीक्यूटिबल फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ बाइट्स organized into blocks understandable by linkage loader, where a text file is a sequence of character organized into lines। जो हमारी एग्जीक्यूटिबल फाइल्स होती हैं वो किसका कलेक्शन होती है? बाइट्स का कलेक्शन होती है, जो कि क्या होती है? ब्लॉक्स की फॉर्म में होती है, जिन्हें की लिंकर या लोडर जो है वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं, एग्जीक्यूटिबल फाइल्स होती हैं। जबकि टेक्स्ट फाइल जो होती है वो किसका? वो कैरेक्टर्स का सीक्वेंस होती है। तो जिस तरह की इंफॉर्मेशन, या जैसे आपकी वर्ड प्रोसेसर की फाइल होती है तो उनके आगे .doc लगा होता है, जो एग्जीक्यूटिव फाइल है .exe लगा होता है, उनका एक्सटेंशन भी ये बताता है कि वो किस टाइप की फाइल है। कोई प्रोग्राम की फाइल है, जैसे सी के प्रोग्राम की फाइल है तो .c लगा होगा उसके आगे, या CPP लगा होगा। जावा की फाइल है .java लगा होगा। तो जिस तरह की फाइल है, जिस टाइप की भी फाइल है, प्रेजेंटेशन की फाइल है .ppt लगा होगा। जिस तरह की फाइल है, जिस तरह की या इंफॉर्मेशन उसने कंटेन की हुई है, वो बताएगा कि फाइल किस टाइप की है। अब फाइल्स को हम अलग अलग कैटेगरीज में भी डिफाइन करते हैं। फाइल को हमने पहले जो कैटेगरी में डिफाइन किया है वो है लो लेवल फाइल। जिस तरह की इंफॉर्मेशन उसने कंटेन कर रखी है उसके बेसिस पर हमने फाइल को
अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया है। पहली कैटेगरी जो है वो है हमारी लो लेवल फाइल। लो लेवल फाइल नाम से ही शो हो रहा है, बिल्कुल बेसिक लेवल की फाइल है ये। द लॉजिकल एक्सटेंशन ऑफ स्टोरेज ब्लॉक स्टार्ट एट बाइट स्ट्रीम फाइल। बिल्कुल बेसिक लेवल का जो लो लेवल एक्सटेंशन है, लॉजिकल एक्सटेंशन है फाइल का, ब्लॉक्स जो है वो स्टार्ट होते हैं बाइट स्ट्रीम फाइल से। बाइट स्ट्रीम मतलब हमारे जो फाइल्स के अंदर डेटा स्टोर होता है बिल्कुल बेसिक लेवल पर, वहां पे कैसे होता है, बाइट्स की फॉर्म में। हमारे जो भी हम टाइप करते हैं, जैसे ये फाइल बनी हुई है, ये फाइल जब स्टोर होगी कंप्यूटर में जाके तो कन्वर्ट हो जाते हैं किसके अंदर, 0 और 1 की फॉर्म में, बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट होता है हमारा डेटा। तो 0 1 की फॉर्म में कन्वर्ट होता है, उसे कहते हैं बाइट स्ट्रीम। स्ट्रीम मतलब फ्लो। तो बाइट स्ट्रीम की फॉर्म में 0 1 की फॉर्म में पूरा डेटा कन्वर्ट हो जाता है। तो जो हमारे ब्लॉक्स हैं वो कैसे, लॉजिकल एक्सटेंशन storage block started byte stream file. The byte stream file is nothing but a collection of bytes instead of position integers. यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारी जो पूरी फाइल है वो किस में है, 0 1 की फॉर्म में है। और वहां पर क्या हो रहा है, स्टार्टिंग पोजीशन, इंडेक्स पोजीशन 0 से स्टार्ट हो रही है, उनकी नंबरिंग, एड्रेस कहाँ से शुरू हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है। 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे एड्रेस चलेगा, और उन एड्रेसेस पर 0 1 1 0 0 0 1 10 की फॉर्म में हमारी जो बाइट्स है वो आगे चलती जाएंगी। तो जिस पोजीशन से भी जो बाइट आपको लेनी है वो बाइट आप वहां से देख सकते हैं, कौन से नंबर पे से कौन सी बाइट आप इसमें से ले रहे हैं। ईच बाइट इन द सिस्टम इज एड्रेसेबल। हर नंबर पे, हर इंडेक्स पोजीशन पे जो बाइट है वो इसमें दिख रही है। एंड हैज इंडेक्स, और हर नंबर पर क्या है, एक इंडेक्स पोजीशन दे रखी है। द फर्स्ट बाइट हैज इंडेक्स 0, सेकेंड बाइट हैज इंडेक्स 1 एंड सो ऑन। इस तरह से हर लोकेशन पे एक इंडेक्स पोजीशन दे रखी है, और हर इंडेक्स पोजीशन के साथ में कौन सा बाइट है वो भी दे रखी है। The indexes are used to make reference to byte in the file. When the file are opened, the indexes are used to refer byte in the file to read from and write into. जब भी कोई फाइल हम ओपन करते हैं तो ये इंडेक्स पोजीशंस जो हैं ये हमें हेल्प करते हैं कि किसी पोजीशन से आपको फाइल की किसी भी लोकेशन से कुछ रीड करना है तो वो रीड करने में भी इंडेक्सेस हेल्प करते हैं, और किसी पोजीशन पे कुछ राइट करना है तो वहां राइट करने में भी ये इंडेक्स पोजीशन हमें हेल्प करती हैं। The file system contains a data structure which has detailed information about file called file descriptor. जो ऑपरेटिंग सिस्टम है का फाइल सिस्टम वाला पार्ट है, वो फाइल सिस्टम वाला पार्ट एक डेटा स्ट्रक्चर मेंटेन करता है जो कि हर फाइल के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन मेंटेन करके रखता है। इस डेटा स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं फाइल डिस्क्रिप्टर। तो जो फाइल डिस्क्रिप्टर जैसे नाम से ही शो हो रहा है, फाइल डिस्क्रिप्टर मतलब फाइल के बारे में डिस्क्रिप्शन जो रखता है, इंफॉर्मेशन जो रखता है उसे कहते हैं फाइल डिस्क्रिप्टर। तो फाइल डिस्क्रिप्टर हर फाइल के बारे में डिस्क्रिप्शन रखता है, हर फाइल के बारे में इंफॉर्मेशन रखता है, और इसके अंदर हर फाइल के कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, कुछ करेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम से ऑपरेटिंग सिस्टम डिफर कर सकती हैं, अलग अलग सिस्टम्स के अंदर अलग अलग हो सकती हैं। तो क्या क्या इसके अंदर होते हैं एट्रीब्यूट्स हर फाइल के, वो मैं आपको बता रही हूँ। ये आपको एट्रीब्यूट्स कहाँ देखने को मिलेंगे, जिस फाइल के भी एट्रीब्यूट्स आपको देखने हैं उस फाइल पे आप राइट क्लिक करिएगा। अगर आप विंडोज यूज कर रहे हैं तो राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाइएगा। जब आप प्रॉपर्टीज में जाएंगे तो वहां पर आपको ये एट्रीब्यूट्स दिखेंगे, और ये सिस्टम टू सिस्टम डिफर करते हैं। किसी सिस्टम में ज्यादा हो सकते हैं, किसी में कम हो सकते हैं, किसी में अलग नाम से हो सकते हैं, लेकिन कॉमनली जो होते हैं वो मैं आपको इसमें बता रही हूँ। ये चेंज भी हो सकते हैं, सारे भी हो सकते हैं, इनमें से कुछ कम भी हो सकते हैं या कुछ ज्यादा भी हो सकते हैं। तो इसमें क्या क्या होते हैं, हर फाइल के बारे में क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स, क्या क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं जो फाइल डिस्क्रिप्टर मेंटेन करता है। पहला होता है नेम, हर फाइल का नाम शो हो रहा होगा। इट इज द सिंबॉलिक नेम दैट यूजर एसोसिएट विद द फाइल। ये वो नाम होता है जो यूजर देता है फाइल को, ये एक्चुअल नाम नहीं है जो कि एड्रेस है, जो एड्रेस नहीं होता, ये वो नाम है जो यूजर ने दिया है फाइल को। जैसे यूजर आइडेंटिफाई करता है किसी फाइल को, फिर इसकी मैपिंग हो जाती है एड्रेस के साथ में,
और उस एड्रेस से वो फाइल ओपन कर दी जाती है। तो नाम क्या है उस फाइल का नाम, जो फाइल आप जिस फाइल की प्रॉपर्टीज आप देख रहे हो। सेकंड, करंट स्टेट। करंट स्टेट क्या होती है? करंट स्टेट में बताते हैं कि फाइल के समय स्टेट क्या है, करंट स्टेट क्या है। तो करंट स्टेट क्या हो सकती है? करंट स्टेट आपकी इन तीन में से कोई सी भी स्टेट हो सकती है। कौन कौन सी? क्लोज्ड हो सकती है फाइल, ओपन हो सकती है, आर्चिव्ड हो सकती है। क्लोज्ड के अंदर दिस इंडिकेट दैट एट प्रेजेंट फाइल इज नॉट इन यूज। करंट क्लोज का मतलब है फाइल क्या है, इस समय यूज में नहीं आ रही है। reside in an storage device and can be open for use in fraction of second। फाइल जो है क्या है, क्लोज है, इस समय यूज में नहीं आ रही है, आपकी सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर स्टोर्ड है, और आगे किसी भी सेकंड इसको ओपन किया जा सकता है। फिर सेकंड आता है ओपन। अगर ओपन स्टेट आ रही है दैट मीन्स क्या है, फाइल इज इन यूज, फाइल यूज में आ रही है। एंड कैन हैव फर्दर एट्रीब्यूट्स लाइक फॉर रीड, राइटिंग, अपेंड, और इसके और बहुत सारे एट्रीब्यूट्स यहाँ पर शो हो रहे होते हैं कि फाइल किस मोड में है, रीड ओनली मोड में है, राइटिंग के लिए ओपन है, अपेंड करने के लिए ओपन है, यानी क्या क्या एक्सेस राइट्स वो प्रोवाइड करा रही है इस यूजर को, ये भी इसमें शो हो रहा होता है। और फिर आता है आर्चिव। This indicate that the file has been written to a very low level of the storage hierarchy and can be used some delay। इसके बाद में नेक्स्ट जो पॉइंट आता हुआ था ओनर, द यूजर हुज प्रोसेस हैज क्रिएटेड द फाइल। ओनर का मतलब है कि उस यूजर का नाम जिसने इस प्रोसेस को क्रिएट किया था। यूजर, द प्रोसेस करंटली हैविंग द फाइल इन ओपन मोड। वो उस प्रोसेस का नाम जिसने, या जो जो भी यूजर है जिसने लॉग इन कर रखा है उसका नाम यहाँ पर शो हो रहा होगा। साइज, द नंबर ऑफ बाइट कंटेन इन द फाइल, वो फाइल का साइज शो कर रहा होगा, कितने नंबर ऑफ बाइट्स इस फाइल के अंदर हैं, जो भी फाइल का साइज है वो यहाँ पर शो होगा। टाइम ऑफ क्रिएशन, द सिस्टम टाइम व्हेन द फाइल वाज क्रिएटेड, फाइल कब क्रिएट की गई थी, वो सिस्टम का टाइम, जो सिस्टम का यहाँ पर टाइम शो हो रहा होता है ना, वो सिस्टम का टाइम यहाँ पर शो होगा कि फाइल कब क्रिएट की गई थी। टाइम ऑफ लास्ट मॉडिफिकेशन, फाइल को लास्ट कब मॉडिफाई किया गया था वो टाइम यहाँ पर शो होगा। टाइम ऑफ लास्ट एक्सेस, इस फाइल को लास्ट कब एक्सेस किया गया था वो यहाँ पर शो होगा इसमें। स्टोरेज डिवाइस डिटेल, स्टोरेज डिवाइस में आपकी हार्ड डिस्क से रिलेटेड डिटेल या जिस डिवाइस पे आपने स्टोर कर रखा है उसकी डिटेल आएंगी। द फील्ड दैट कंटेन डिटेल ऑफ हाउ द ब्लॉक इन द फाइल कैन बी एक्सेस्ड। प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन के अंदर आ जाएंगे एक्सेस कंट्रोल इंफॉर्मेशन, कंट्रोल हु कैन बी डू रीडिंग, राइटिंग, एग्जीक्यूटिंग एटसेट्रा। जो एक्सेस राइट्स हैं इस फाइल के ऊपर उनसे रिलेटेड प्रोटेक्शन डिटेल्स यहाँ पर आ जाएंगी कि इस फाइल को कौन रीड कर सकता है, राइट कर सकता है, एग्जीक्यूट कर सकता है, क्या क्या वर्क इसके ऊपर हो सकते हैं, वो डिटेल यहाँ पर आ जाएंगी। फिर आते हैं लोकेशन। द इंफॉर्मेशन is a pointer to the device and to the location of the file on that device। फाइल की लोकेशन क्या है, वो लोकेशन, कंप्लीट लोकेशन यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी। इसके साथ ही आता है ऑपरेटिंग सिस्टम जो है कुछ सिस्टम कॉल्स भी प्रोवाइड कराता है, कुछ ऑपरेशन परफॉर्म भी होते हैं फाइल्स के ऊपर, बाइट ऑफ स्ट्रीम फाइल के ऊपर। तो कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म हो सकते हैं, कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म हो सकते हैं जिनके लिए सिस्टम कॉल की जा सकती है, वो ऑपरेशंस भी हम एक बार देख लेते हैं। इन फाइल के ऊपर, लो लेवल फाइल्स के ऊपर पहला ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म होता है ओपन, और ब्रैकेट में आर्ग्यूमेंट में पास होता है फाइल का नाम, यानी कौन सी फाइल के ऊपर आप ये ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। ओपन क्या है, ऑपरेशन या फंक्शन का नाम, और फाइल क्या, फाइल नेम क्या है, इसके अंदर आर्ग्यूमेंट जो पास कर रहे हैं। तो ओपन हमारा फंक्शन है, मेथड है, और फाइल नेम क्या है, आर्ग्यूमेंट है। तो इसमें हमने देखा, और जिस फाइल का भी नाम दोगे फाइल नेम की जगह पर उसके ऊपर ये ओपन फंक्शन अप्लाई होगा, और ये क्या करेगा, दिस ऑपरेशन प्रिपेयर्स द फाइल फॉर रीडिंग और राइटिंग। ये क्या करेगा, फाइल को ओपन करेगा, किस लिए, रीड या राइट करने के लिए। द फाइल नेम इज अ कैरेक्टर स्ट्रिंग दैट यूनिकली आइडेंटिफाई अ फाइल। फाइल नेम क्या करेगा, फाइल नेम एक आर्गुमेंट है, एक स्ट्रिंग है जो क्या करता है, किसी भी फाइल को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है।
तो ओपन कमांड जैसे ही देंगे वो क्या करेगा, फाइल को, जिस फाइल का नाम दिया है उस फाइल को ओपन करने का काम करेगा। और ओपन किस लिए करेगा, फाइल को रीड करने के लिए या राइट करने के लिए ओपन करेगा। अब क्या होगा, रीड हो गया राइट होगा, ये आगे वाली कमांड के थ्रू पता चलेगा। क्लोज एंड फाइल आईडी, क्लोज क्या है यहाँ पर फंक्शन है, फाइल आईडी क्या है यहाँ पर आर्ग्यूमेंट है। दिस ऑपरेशन रीयूज द इंटरनल डिस्क्रिप्टर created during the file open operation and also reuse other resources associated with it. Every file open operation must have corresponding file close operation. फाइल क्लोज ऑपरेशन जो है वो क्या करता है, जो भी आपने ओपन ऑपरेशन यूज किया था उसके कॉरस्पॉन्डेंस क्लोज ऑपरेशन भी होना चाहिए। जब भी आप कोई फाइल ओपन करेंगे तो बाद में उससे रिलेटेड उस फाइल को क्लोज भी करना होता है। तो किसी फाइल को बंद करने के लिए हम यूज करते हैं क्लोज ऑपरेशन, और ब्रैकेट में उस फाइल का फाइल आईडी भी देते हैं। तो ये किस लिए काम में आता है, जिस फाइल का आईडी दोगे आप उस फाइल को क्लोज करने के लिए काम में आएगा क्लोज ऑपरेशन। फिर आता है रीड। रीड ऑपरेशन चलता है हमारा ओपन ऑपरेशन के बाद में, पहले आप फाइल को ओपन करेंगे फिर उसके बाद में आप रीड ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। रीड के अंदर क्या आएगा, फाइल का आईडी, कौन सी फाइल को रीड करना है, बफर जहां पर आप रीड करके डालेंगे उसको, और लेंथ, किस लेंथ तक आपको उसे रीड करना है। द फाइल ऑपरेशन कॉपीज अ ब्लॉक ऑफ बाइट from the current file position into the buffer for the specific file identifier. ये क्या करेगा, ये फाइल ऑपरेशन ब्लॉक ऑफ बाइट्स को, जो भी करंट फाइल पोजीशन होगी वहां से ब्लॉक ऑफ बाइट्स को क्या करेगा, कॉपी करके बफर में डालेगा और स्पेसिफिक फाइल आइडेंटिफायर से, यानी जो भी फाइल आपने बताई है उस फाइल में से जो भी लेंथ है वहां तक उसको रीड करेगा और बफर में कॉपी कर देगा जहां से यूजर रीड कर सकता है। तो ये ऑपरेशन करता है, रीड करने का काम करता है। लेकिन उससे पहले आपको ओपन वाला ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा, पहले फाइल को ओपन करेंगे फिर रीड करेंगे। इसी तरह से राइट ऑपरेशन है, तो राइट ऑपरेशन से पहले भी आपको पहले ओपन करनी पड़ेगी फाइल, फिर आप राइट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। पहले फाइल ओपन होगी फिर राइट ऑपरेशन परफॉर्म होगा। राइट में भी ऐसे ही होगा, फाइल आईडी, बफर और लेंथ यूज होंगे, 3 आर्गुमेंट। इसमें क्या होगा, दिस ऑपरेशन write bytes from the buffer to the current file position and the subsequent increments the file position by length. ये भी क्या करेगा, ये जो भी फाइल आईडी बताई है इसमें उस फाइल के अंदर बफर में से डेटा को लेगा और राइट करने का काम करेगा फाइल के अंदर। इसके बाद आता है सीक कमांड। सीक कमांड के अंदर फाइल की आईडी और फाइल की पोजीशन, दो चीजें दे रखी होती हैं। दिस ऑपरेशन check the value of file position to the value given as file position subsequently. Read write operation start from the new file position. seek कमांड क्या करता है, seek कमांड सर्च करने का काम करता है। जो भी फाइल पोजीशन आपने दी है, जो भी चीज आप सर्च करना चाह रहे हो उस चीज को, उस फाइल पोजीशन को सर्च करने का काम करेगा, दी हुई फाइल के अंदर से उस वैल्यू को सर्च करने का काम करेगा आपकी पर्टिकुलर पोजीशन से, जहां भी आपका कर्सर होगा वहां से आगे उसको सर्च करने का काम करेगा रीड राइट ऑपरेशन के बाद में। डिलीट, डिलीट क्या करता है, डिलीट में आपको कुछ ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स नहीं देने, इसमें सिर्फ आपको फाइल का नाम देना है। तो डिलीट फाइल नेम, यानी कि फाइल नेम डिलीट कर दो, तो वो क्या करेगा, जो भी फाइल का नाम है उसको डिलीट कर देगा यहाँ से। This operation remove the block of bytes from the file whose name is given and deallocate the block. The other operations are create, truncate, और भी कुछ operations होते हैं जैसे create है, truncate है, वो भी हमने यहाँ पे और डिटेल में डिस्कस नहीं किए हैं। इसके बाद आपकी सेकंड जो आती है वो आती है स्ट्रक्चर्ड फाइल। पहले तो फाइल थी स्ट्रीम ऑफ बाइट्स थी, लो लेवल बिल्कुल बेसिक लेवल फाइल्स थी। फिर इसके बाद में सेकंड नंबर पर सेकंड कैटेगरी जो आई फाइल्स की वो आई स्ट्रक्चर्ड फाइल की। स्ट्रक्चर्ड कौन सी फाइल हुई, टू यूज द रॉ बाइट्स इन टू एप्लीकेशंस
It is essential to convert the raw bytes into a stream of records with application specific data structure. फाइल्स को प्रॉपरली और यूज करने के लिए हमने क्या किया, जो रॉ बाइट्स थी, बाइट ऑफ स्ट्रीम थी, उनको हमने रिकॉर्ड्स की फॉर्मेट में मेंटेन करना शुरू किया. The structured file are represented on the storage media as a collection of block. तो ये स्ट्रक्चर्ड फाइल जो थी वो स्टोरेज मीडियम के ऊपर कैसे आने लगी, ब्लॉक्स की फॉर्म में आने लगी. द फाइल डिस्क्रिप्टर कंटेन ऑल द इंफॉर्मेशन फॉर द फाइल. अब जो फाइल डिस्क्रिप्टर था यहाँ पर वो भी क्या करने लगा, इंफॉर्मेशन को मेंटेन करने लगा फाइल के लिए. इसने भी क्या क्या फाइल इंफॉर्मेशन मेंटेन करना शुरू किया जैसे पहले किया गया था. टाइप है, फाइल का टाइप किस तरह का है, एक्सेस मेथड कौन कौन से हैं फाइल के, किस तरह का एक्सेस मेथड है, फाइल टाइप बेस्ड ऑन एक्सेस मेथड, कौन कौन से एक्सेस मेथड्स हैं फाइल के ऊपर जिनको रखा जा सकता है. फिर इसके बाद में हमारे नेक्स्ट है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक तो हो गया हमारा कि स्ट्रीम ऑफ बाइट्स की फॉर्मेट में हमारा डेटा स्टोर होने लगा. दूसरा जो आया हमारा स्ट्रक्चर्ड फाइल की फॉर्मेट में डेटा स्टोर होने लगा, स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में, ब्लॉक की फॉर्मेट में डेटा स्टोर होने लगा. फिर आया हमारा डेटाबेस की फॉर्मेट में डेटा को स्टोर कर सकते हैं. डेटाबेस एनवायरनमेंट क्या होता है, कॉमन डेटा अवेलेबल होता है मल्टीपल यूजर के लिए, और सॉफ्टवेयर जो है वो इस सब डेटाबेस को मैनेज करने का काम करता है, उसको बोलते हैं हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हमें बहुत सारे फीचर्स भी प्रोवाइड कराता है, बहुत सारी फैसिलिटीज भी प्रोवाइड कराता है. क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड कराता है डीबीएमएस हमें, कंट्रोल रिडंडेंसी, रिडंडेंसी को कंट्रोल करता है. रिडंडेंसी का मतलब क्या होता है, रिडंडेंसी मतलब डुप्लीकेसी. Generally, to allow multiple user to access data, if we keep data at multiple location, then this lead to wastage of space and poor system performance in retrieval of data. This problem is taken care by DBMS. जनरली क्या होता है, जब हम मल्टीपल यूजर को अलाउ करते हैं कि वो डेटा को एक्सेस कर सके, तो हमें क्या करना होता है, मल्टीपल लोकेशंस पे डेटा को देना, शो करना होता है. तो अलग अलग जगह पर डेटा का वेस्टेज, स्पेस का वेस्टेज रोकने के लिए, और सिस्टम की परफॉर्मेंस, पुअर परफॉर्मेंस जो है डेटा के रिट्राइवल में जो लग रही है उसको रोकने के लिए हम क्या कर रहे हैं, डीबीएमएस का यूज कर रहे हैं. डीबीएमएस डुप्लीकेसी की जो रिडंडेंसी है उसको कंट्रोल करता है, एक ही जगह डेटा को मेंटेन करता है, वहीं से सिर्फ कॉपीज बाकी सबके पास में जाएंगी, डेटा स्टोरेज एक ही जगह पर होगा. मल्टीपल जगह क्या होगा, सिर्फ कॉपीज जाएंगी. तो इसमें क्या होगा, डेटा अलग अलग जगह अलग अलग सिस्टम पे, आपको 10 अलग अलग सिस्टम्स पे नहीं रखना पड़ेगा, बल्कि एक ही सिस्टम पे डेटा रहेगा और बाकी सब लोग उसी को शेयर कर सकते हैं, बाकी उसी डेटा को एक्सेस कर सकते हैं. तो इससे क्या होगा, डुप्लीकेसी रुकेगी. दूसरा जो डेटा है आपके परफॉर्मेंस सुधरेगी सिस्टम की, और स्पेस का वेस्टेज नहीं होगा. फिर सेकंड फीचर आता है इसका कंसिस्टेंसी. द डेटा अपडेशन at multiple location result into inconsistency in earlier system. However, DBMS provide data consistency. अलग अलग सिस्टम्स पे अलग अलग लोगों के पास में सेम डेटा है, तो किसी ने कुछ चेंज कर दिया डेटा में, दूसरे को नहीं पता, तो उसमें क्या होता था, डेटा का मिसमैच हो जाता था. अब एक ही जगह पर एक ही सॉफ्टवेयर के अंदर डेटा है, सब जगह सिर्फ उसकी कॉपी जा रही है, और अगर एक जन इसमें डेटा में चेंज करेगा तो वो सबको रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाता है. तो इससे क्या होती है, कंसिस्टेंसी बनी रहती है, इनकंसिस्टेंसी नहीं होती. ऐसा नहीं है एक पर्सन ने अगर अपने सिस्टम पे डेटा में चेंज किया तो सिर्फ उसी के सिस्टम पे रहेगा, ऐसा नहीं है. एक पर्सन भी अगर डेटा में चेंज करेगा तो वो सबको रिफ्लेक्ट होगा. तो इससे कंसिस्टेंसी बनती है. Accessory and integration. DBMS provide data accessory and data integration. As data updation is at single location, the accessory and integration is maintained. जैसा मैंने अभी आपको बताया, अगर डेटा एक जगह चेंज हो रहा है, एक जगह अपडेशन हो रहा है सिंगल लोकेशन पर, तो उसकी एक्सेसिबिलिटी सभी जगह पर शो हो रही है, सभी जगह दिख रही है. डेटा इंडिपेंडेंसी. DBMS provide data independency. Now change in hardware
or addition of data do not require retrieval of application programs. Recovery from failure. The data accessory and integration has lead to the fast recovery from the failure in DBMS. अगर इसमें कोई एक सिस्टम काम नहीं कर रहा है या कुछ नहीं है तो उसमें क्या होता है, अगर दूसरे सिस्टम जो है वो अपना वर्क कंटिन्यू रखते हैं। अगर एक फेलियर हो जाए तो बैकअप की फैसिलिटी भी इसके अंदर होती है, तो रिकवरी फेलियर से भी इजीली हो सकती है। तो एक थर्ड टाइप का डेटा को स्टोर करने का तरीका हो सकता है। फोर्थ टाइप का जो डेटा स्टोरेज का तरीका होता है वो होता है मल्टीमीडिया स्टोरेज। मल्टीमीडिया स्टोरेज क्या होता है? मल्टीमीडिया मीन्स क्या होता है? एप्लीकेशन विच इन्वॉल्व मल्टीपल मीडियाज लाइक ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट एटसेट्रा। Thus, multimedia documents are highly structured file which contain information in the form of characters, numbers, formatted text, graphics, pictures, executable programs, audios, etc. मल्टीमीडिया क्या है? ऐसी एप्लीकेशंस हैं, ऐसी फाइल्स हैं जिनमें कि आपके पास में डिफरेंट बहुत ही हाईली स्ट्रक्चर्ड फाइल है जिनमें वेराइटी ऑफ इन टाइप की डेटा आपके पास में होता है। Thus, the storage requirement of multimedia application is almost 6 or more times than that of convenient alphanumeric information। यानी कि जो मल्टीमीडिया एप्लीकेशन है वो बहुत ज्यादा कन्वीनियंट है अल्फान्यूमेरिक इंफॉर्मेशन से, और कन्वेंशनल या अल्फान्यूमेरिक इंफॉर्मेशन से कहीं ज्यादा स्टोरेज रिक्वायरमेंट रखती है। तो इनको अलग तरह से आपको स्टोर करना पड़ेगा। तो अब आपने देखा कहाँ आप बिल्कुल बेसिक लेवल पे बाइट्स को स्टोर कर रहे थे, 0-1 की लेवल में स्ट्रीम ऑफ बाइट्स को स्टोर कर रहे थे, कहाँ आप हाईली स्ट्रक्चर्ड मल्टीमीडिया स्टोरेज में की फाइल को स्टोर कर रहे हैं। तो आपके पास में 4 अलग अलग मेथड्स हो सकते हैं जिनमें कि आप फाइल्स को स्टोर करें। बिल्कुल लो लेवल पे आपकी बाइनरी लेवल बाइट ऑफ स्ट्रीम फाइल होती है, फिर आपकी इसके बाद में स्ट्रक्चर्ड फाइल आती है जिनमें ब्लॉक्स की फॉर्मेट में डेटा का स्टोरेज होता है, फिर आप जिनमें आपकी नॉर्मली आपकी जो फाइल है वो आती है स्ट्रक्चर्ड फाइल में, फिर आपका थर्ड लेवल मल्टीमीडिया, थर्ड लेवल आपका आता है डेटाबेस का स्टोरेज, डेटाबेस की फॉर्मेट में फाइल्स को स्टोर करना, और फोर्थ आपका आता है मल्टीमीडिया की फॉर्म में फाइल को स्टोर करना। तो जनरली हम लो लेवल वाली फाइल पे, बिल्कुल बेसिक लेवल वाली फाइल्स पे अपन नहीं करते, वो आपकी कंप्यूटर सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम अपनी लो लेवल फाइल स्टोर कर लेता है। हम जनरली स्ट्रक्चर्ड वाली फाइल को प्रिफर करते हैं, हम उनको स्टोर करते हैं, या डेटाबेस वाली फाइल्स को स्टोर करते हैं। कई बार ऑडियो वीडियोस जब हम बनाते हैं या इस तरह की कुछ बनाते हैं तो हम मल्टीमीडिया वाली फाइल्स को भी कई बार यूज कर लेते हैं। तो यूज तो हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सभी तरह की फाइल्स को कहीं ना कहीं करते ही हैं। तो ये हमारे पास में 4 डिफरेंट टाइप की फाइल्स हो सकती हैं जिनको हम अपनी हार्ड डिस्क के ऊपर स्टोर करते हैं। ये आज की बेसिक इंफॉर्मेशन थी। इंफॉर्मेशन को हम कैसे स्टोर करते हैं, फाइल क्या होती है, और फाइल्स कितने टाइप से स्टोर की जा सकती हैं, उनके ऊपर क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म किए जा सकते हैं। जैसे हमने लो लेवल फाइल्स पे ऑपरेशंस परफॉर्म किए थे, वही ऑपरेशंस हमारे इन फाइल्स के ऊपर भी परफॉर्म होते हैं। जो हमने ये फाइल्स पढ़ी थी, स्ट्रक्चर्ड फाइल्स पढ़ी थी, इनको मैंने अलग से डिटेल में नहीं पढ़ाया है क्योंकि वो सेम ऑपरेशंस ही यहाँ पर परफॉर्म हो रहे हैं। जो स्ट्रक्चर सीक्वेंशियल फाइल्स हैं उनके अंदर भी ओपन ऑपरेशन फाइल नेम के साथ में, क्लोज ऑपरेशन, गेट रिकॉर्ड, पुट रिकॉर्ड, सीक रिकॉर्ड, वो सेम ऑपरेशन जैसे कि उस पर अप्लाई हो रहे थे वैसे ही उसी तरह के ऑपरेशन यहाँ पर परफॉर्म होते हैं, इसलिए उनको यहाँ मैंने डिटेल में नहीं लिया है। गेट रिकॉर्ड, पुट रिकॉर्ड, डिलीट फाइल आईडी के साथ में, तो इसलिए इनको यहाँ पर डिटेल में नहीं लिया था। ये आपका आज का टॉपिक कंप्लीट हो रहा है। इसके साथ ही फाइल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट में अभी आगे हम डायरेक्टरी स्ट्रक्चर्स भी पढ़ेंगे। अभी फाइल सिस्टम में कुछ पॉइंट्स और अभी डिस्कस करेंगे, उसके बाद में डायरेक्टरी स्ट्रक्चर्स को भी इसमें डिस्कस करेंगे। थैंक यू।